जीत या हार ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। जनादेश का असली मतलब छिपा होता है लोगों की उम्मीदों में, उनकी अनकही कहानियों में। तो आज चलिए हम मिलकर झारखंड के जामा विधानसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलते हैं। ऐसी जमीन जहां हर एक वोट अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो जामा है कहाँ? ये झारखंड के दुमका जिले में है, एक आदिवासी गढ़। और जब मैं गढ़ कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ कोई एक तरफा मुकाबला है। नहीं, ये एक ऐसी राजनीतिक जमीन है जहाँ जीत और हार का फैसला, समझिए, तलवार की धार पर होता है, बहुत ही मामूली अंतर से। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, जहां जीत का फासला हजारों में नहीं बल्कि कुछ 100 वोटों में तय होता हो, वहां एक मजबूत, एक टिकाऊ जनादेश कैसे बनाया जाए? क्योंकि यहां तो हर एक आवाज, हर एक वोट नतीजों को इधर से उधर कर सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखेंगे? पहले जामा की जमीन और उसके लोगों को समझेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, लोगों के असल मुद्दे क्या हैं वो जानेंगे, और फिर इन सब को जोड़कर देखेंगे कि वो कौन सी ताकतें हैं जो यहाँ के जनादेश को तय करती हैं। और अंत में एक मजबूत जनादेश के लिए एक ठोस रास्ते और एक्शन प्लान पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जामा की आत्मा की, वहां की मिट्टी और लोगों की। क्योंकि किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो जामा की खासियत क्या है? देखिए, यहाँ की लगभग आधी आबादी, करीब 49% संथाल आदिवासी समुदाय से है। ये इलाका दुमका जिले में आता है, जिसे देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। यहाँ की ज्यादातर अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। साक्षरता दर भी करीब 62% के आसपास है। पर इन आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, वो है झारखंडियत की भावना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति से जुड़ा एक मजबूत पहचान का भाव है। और यही भाव यहाँ की राजनीति की दिशा तय करता है। अच्छा, जमीन की बात हो गई, अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि यहाँ का मुकाबला इतना करीबी, इतना दिलचस्प क्यों है। 72.4%, 72.4%। ये 2024 का वोटर टर्नआउट है। यह आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इसका सीधा मतलब है कि जामा के लोग अब चुप नहीं बैठ रहे हैं। उनकी आवाज, उनकी भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रही है, और वो इसे लेकर बहुत सजग हैं। अब 2024 के नतीजों को देखिए। जेएमएम को मिले 46.9% वोट और बीजेपी को मिले 43.4%। फासला कितना हुआ? सिर्फ 3.5% का। ये इतना कम मार्जिन हमें साफ साफ दिखाता है कि यहाँ का समाज राजनीतिक तौर पर कितना बटा हुआ है, कितनी गहरी खाई है। और अगर हम वोटों की गिनती देखें तो ये कहानी और भी साफ हो जाती है। 2019 में जीत का अंतर था महज 2426 वोटों का। 2024 में ये थोड़ा सा बढ़ा, 5738 वोटों तक पहुंचा। पर फिर भी ये इतना कम अंतर है कि जरा सी भी हवा का रुख बदला तो नतीजा पूरी तरह पलट सकता है। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, पिछले 7 चुनावों का ट्रेंड देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। जेएमएम का पलड़ा भारी रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन हमेशा ही कम रहा है। इसका मतलब ये है कि सत्ता में होने के बावजूद या तो लोगों में कोई गहरी नाराजगी है, या फिर विपक्ष इतना मजबूत है कि वो हमेशा टक्कर में बना रहता है। तो ये तो हुई चुनावी गणित की बात, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे हैं लोग और उनकी जिंदगी। चलिए अब उनकी बात करते हैं, जानते हैं कि जामा के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं, उनके असली मुद्दे क्या हैं। जब हम जमीन पर लोगों से बात करते हैं तो कुछ बातें बार बार सामने आती हैं। सबसे बड़ी चिंता है रोजगार की। युवाओं को काम नहीं मिल रहा और उन्हें मजबूरी में घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। फिर बुनियादी सुविधाएं, आज भी गांव-गांव में अच्छी सड़कों, 24 घंटे बिजली और साफ पीने के पानी का इंतजार है। और हाँ, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तो हर परिवार की जरूरत है। असल में ये मुद्दे ही यहाँ के हर घर की कहानी है। और इन मुद्दों पर आवाज उठाना, इनके बारे में बात करना, ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। हमारे संविधान का ढांचा ही इसी पर टिका है कि हर नागरिक अपनी बात रख सके। यही चीज हर इंसान की गरिमा को बनाए रखती है और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद की नींव डालती है। तो हमने लोगों के मुद्दे समझ लिए, अब जरा तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं।
वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं, वो कौन से सिस्टम हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे चुनावी खेल को, इस जनादेश को शक्ल दे रहे हैं। चलिए, जो मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन है उसकी ताकत और कमजोरियों का एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जाहिर है आदिवासी समाज में उनकी गहरी जड़ें और गठबंधन का अपना एक ब्रांड। लेकिन कमजोरियां भी कम नहीं है। जीत का अंतर बहुत कम है, जैसा हमने देखा। पार्टी के अंदर भी खींचतान की खबरें आती रहती हैं। और उनके सामने कौन है? एक बहुत मजबूत संगठित बीजेपी। तो ये चुनौतियां असल में बहुत बड़ी हैं। तो अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों और मौकों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ एक चौतरफा, एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है। एक ऐसी रणनीति जो हर तरफ से काम करे और जनादेश को मजबूत बनाए। और ये 4 आयाम या 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, जमीनी संगठन। तीसरा, नैरेटिव, यानी आप अपनी कहानी लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। और चौथा, इन सब कामों के लिए जरूरी संसाधन। अब सिर्फ स्तंभ गिनाने से काम नहीं चलेगा, हर एक पर ठोस एक्शन लेना होगा। जैसे संगठनात्मक स्तर पर बूथ कमेटियों को मजबूत करना। ये सिर्फ चुनाव के दिन के लिए नहीं है, ये साल भर लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखने के लिए जरूरी है। या फिर नैरेटिव की बात करें तो झारखंडियत की पहचान को यहाँ के विकास के मुद्दों से जोड़ना होगा। लोगों को ये लगना चाहिए कि उनकी पहचान और उनकी तरक्की दोनों एक साथ चल सकती हैं। ठीक है, तो रणनीति का खाका तैयार है, पर कागज पर बनी रणनीति का क्या फायदा अगर उसे जमीन पर न उतारा जा सके। इसके लिए चाहिए एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है? मान लीजिए 90 दिनों का एक एक्शन प्लान। इसे हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 30 दिन सिर्फ तैयारी, प्लानिंग और जमीन तैयार करने के लिए। अगले 30 दिन लोगों तक पहुंचने, उनसे संवाद करने के लिए। फिर आखिरी 30 दिन अभियान को उसकी पूरी ताकत से चलाने के लिए। और आखिरी दिन यानी वोटिंग के दिन वोटरों को बूथ तक लाने की पूरी तैयारी। एक और जरूरी बात, आज की लड़ाई सिर्फ गली मोहल्लों में नहीं होती, वो हर किसी के मोबाइल फोन में भी लड़ी जा रही है। इसका मतलब है कि घर घर जाकर लोगों से मिलने की जो पुरानी पारंपरिक रणनीति है वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सही संदेश सही लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भी आप डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें तो हर वोटर की प्राइवेसी यानी निजता का सम्मान करना सबसे ज़रूरी है। उनसे बात करने के लिए पहले उनकी सहमति लेना ये सर्वोपरि है। और ये हमारे देश के डेटा प्रोटेक्शन कानून के सिद्धांतों के भी बिल्कुल अनुरूप है। तो ये सब विश्लेषण करने के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या डेटा पर आधारित रणनीति, लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति और एक अच्छी गवर्नेंस का वादा, क्या ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसी सीट को जहां हार जीत का फैसला कुछ वोटों से होता हो, उसे भरोसे के एक मजबूत किले में बदल सकती हैं? अगर आप भी एक जनकेंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें ईमेल करें mgr@blueprintstrategies.ai पर या कॉल करें 08042041602 पर। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।